1990 तक किसी भी भारतीय ने अगर देश या दुनिया की बड़ी घटना का समाचार कभी आकाशवाणी पर सुना होगा तो उसे देवकी नंदन पांडे की खनकदार, गरजदार और रोबीली आवाज सुनने का सौभाग्य जरूर मिला होगा। अपनी आवाज के बल पर पूरे भारत में घर घर में मशहूर होने का करिश्मा देवकी नंदन पांडे ने किया। उनकी 15वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में। आकाशवाणी के हिंदी समाचार विभाग से मैं मार्च 1948 से जुड़ा। एक जमाना था कि रेडियो सेट से गूंजती ये आवाज भारत के जन जन को सम्मोहित कर लेती थी। अपने जीवन काल में ही लेजेंड बन गए देवकी नंदन पांडे के समाचार पढ़ने का अंदाज, उच्चारण की शुद्धता, थर्राती हुई रोबीली आवाज किसी भी श्रोता को रोमांचित कर देने के लिए काफी थी। देवकी नंदन पांडे के साथ काम कर चुके मशहूर पत्रकार उमेश जोशी याद करते हैं। रात 8:45 बजे का बुलेटिन जैसे ही शुरू होता था तो एक ही आवाज सुनाई देती थी, यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। बहुत भारी भरकम और बहुत कर्णप्रिय आवाज। और जितने भी बड़े अवसर थे, चाहे खुशी का अवसर हो या गम का अवसर हो, यहाँ तक कि गांधी जी की जब हत्या हुई तो समाचार उन्होंने पढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो समाचार उन्होंने पढ़ा। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब समाचार उन्होंने पढ़ा। यानी कितने भी बड़े अवसर रहे हैं, सब में पांडे जी को खास तौर से बुलाया जाता था। उनकी ड्यूटी हो या ना हो, सबको पता था कि ये देश की आवाज है। पांडे जी कह रहे हैं, इसका मतलब पूरा देश कह रहा है। कानपुर में पैदा हुए देवकी नंदन पांडे ने 1943 में आकाशवाणी लखनऊ से कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1948 में जब दिल्ली में आकाशवाणी की हिंदी समाचार सेवा शुरू हुई तो करीब 3000 उम्मीदवारों में उनकी आवाज और वाचन शैली को सर्वश्रेष्ठ पाया गया। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कई वर्षों तक देवकी नंदन पांडे के साथ काम कर चुके और आकाशवाणी के न्यूज एडिटर के पद से रिटायर हुए त्रिलोकी नाथ कहते हैं, देवकी नंदन पांडे जी माने ऊंचा माथा, भीतर तक झांकती शफाक आंखें, चेहरे पर झलकता कॉन्फिडेंस, बयान में साफ गोई, सब मिलाकर पांडे जी का शानदार वक्तव्य बनता था। सफेद लंबा कुर्ता पायजामा, पैरों में चप्पल और सर्दियों में इस सब पर एक काली अचकन। बस घड़ी बांधते नहीं थे और कभी पेन भी नहीं रखा। फिर भी ड्यूटी पर हमेशा चाक चौबंद, वक्त के पूरे पाबंद। जैसे ही बुलंद आवाज में कहते थे कि ये आकाशवाणी है, लोग समझ जाते थे कि समाचारों का वक्त हो गया है। काम के प्रति ईमानदारी और सादगी इतनी कि बुलेटिन शुरू होने के वक्त से करीब 5 मिनट पहले ही उठकर स्टूडियो चले जाते थे। नई पीढ़ी के वाचक तो 2 मिनट पहले जाने में भी हेटी समझते हैं। लखनऊ में मिले उर्दू के अनुभव ने उन्हें हमेशा स्पष्ट समाचार वाचन में मदद की। देवकी नंदन पांडे का मानना था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा जरूर है, लेकिन वाचिक परंपरा में उर्दू के शब्दों से परहेज नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ काम कर चुके और खुद अपने जमाने में मशहूर समाचार वाचक रहे अजीज हसन बताते हैं, आवाज उनकी अलग थी, कॉमन आवाज नहीं थी। दूसरे ये था कि वो उर्दू दां थे, शेर व शायरी का बड़ा शौक था उन्हें, तो इसकी वजह से जो उच्चारण या तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं वो उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि उर्दू वाला जो होता है उसका तलफ़ुज़ खराब हो ही नहीं सकता। उनको इस चीज का फायदा मिला, उनका जो उर्दू का शौक था उसकी वजह से। देवकी नंदन पांडे जितने लोकप्रिय आम आदमियों के बीच में थे, उतने ही बड़े राजनेताओं और डिसीजन मेकर्स के बीच में भी। वो बिल्कुल वीआईपी जैसा उनको ट्रीटमेंट मिलता था। कहीं भी जाते थे, स्टाफ आर्टिस्ट की एक एसोसिएशन हुआ करती थी और अशोक वाजपेयी जिसके कर्ता धर्ता थे। स्टाफ आर्टिस्ट को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी। 58 साल में रिटायर होते थे और अपने घर चले जाते थे। इस बात को लेकर वो सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ट्रीट किया जाए। इस सिलसिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इनका पूरा एक मंडल मिला। बातचीत चल रही थी, इंदिरा गांधी अपने फाइल में नीची नजरें गड़ाए हुए काम कर रही थी। जब अशोक वाजपेयी जी ने पांडे जी का परिचय करवाया कि ये देवकी नंदन पांडे हैं और ये भी हमारे साथ आए हैं, तो इंदिरा गांधी ने काम छोड़ दिया, कलम नीचे रखी और पांडे जी की ओर देखकर कहा, अच्छा तो आप हैं पांडे जी। यानी कि इंदिरा गांधी भी उनको इतना सुनती रही हैं, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि जिसमें किसी को भी अगर खबर सुननी है, आकाशवाणी ही एक माध्यम होता था।
इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा कि देवकीनंदन पांडे की आवाज में उस जोशीले जुमले की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। क्योंकि उस जमाने में समाचार लाइव होते थे और उन्हें रिकॉर्ड करने का चलन नहीं था। राज्यसभा टेलीविजन के प्रमुख राजेश बादल ने महात्मा गांधी पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री सलाम राष्ट्रपिता में उनकी आवाज जरूर इस्तेमाल की थी। उनकी अपील पर 15 साल से अधिक उम्र वाले नौजवानों ने पढ़ाई छोड़ दी। सरकारी नौकरियों से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की होली रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्वराज के लिए फंड इकट्ठा करने की जो शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई थी, वो 6 महीने में ही 1 करोड़ तक जा पहुंची थी। देवकीनंदन पांडे के बेटे और इस समय रंगमंच और बॉलीवुड के अभिनेता सुधीर पांडे बताते हैं कि घर में भी गलत हिंदी बोलने पर वो उन्हें तुरंत टोक देते थे। जब मैं स्कूल में था तो सब जानते थे कि भाई ये देवकीनंदन पांडे जी के बेटे हैं। अब उस जमाने में क्योंकि मनोरंजन का साधन रेडियो था और सिनेमा था, टेलीविजन और बाकी चीजें तो कुछ थी नहीं। मेरे फादर जो है वो आवाज से ही पहचाने जाते थे, मतलब उनका नाम लिया और सबको पता चल जाता था कि वो कौन है। तो जब मैं स्कूल में गया, जब वहाँ बच्चे और बाकी लोग हमसे इंटरेक्ट करते थे, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था कि भाई एक आदमी जो इतना पॉपुलर है और इतना जाना जाता है। और बल्कि ये भी होता था कि हिंदी की क्लास में जब कभी हम गलत वाक्य बोल देते थे या गलत शब्द बोलते थे, सबसे ये कहा जाता था, बताइए साहब, देखिए देवकीनंदन पांडे जी के बेटे हो के ये हिंदी इतनी गलत बोल रहे हैं। घर में भी होता था कि अगर कोई शब्द गलत बोल दिया तो पिताजी गलत शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो इमीडिएटली वो टोक देते थे कि ये क्या कैसे शब्द बोल रहा है। देवकीनंदन पांडे का मानना था कि खबर को पूरी तरह समझ लेने के बाद ही पढ़ना चाहिए। मशहूर समाचार वाचक कृष्ण कुमार भार्गव ने न सिर्फ उनके साथ काम किया था बल्कि उनसे गुरु मंत्र भी लिए थे। मेरा 1960 में न्यूज रीडर के तौर पर सिलेक्शन हुआ था, हिंदी न्यूज रीडर। मुझे लग रहा था कि मैं पहली बार न्यूज जाके पढ़ूंगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरे एक मित्र थे केशव पांडे, जो कि विविध भारती में उस समय काम करते थे। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा, केशव जी, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है एज न्यूज रीडर, तो मैं जानना चाहता था कि ये न्यूज कैसे पढ़ते हैं। मेरे सामने वाली कुर्सी पर ही एक शख्स बैठे थे, कुर्ता पजामा पहने हुए। तो उन्होंने कहा कि इनसे मिलो। मैंने नमस्कार किया। कह लगे कि ये हैं देवकीनंदन पांडे, ये तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा, आपकी आवाज सुनकर ही बड़ा हुआ हूँ, तो आप बताएं कि मैं क्या करूँ। कह लगे कि भार्गव, समाचार कोई कला नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ो उसको समझकर पढ़ो। ये गुरु मंत्र मैंने उनसे सीखा और जीवन भर में उसी को अपनाता रहा। देवकीनंदन पांडे के व्यक्तित्व का एक और दिलचस्प पहलू था कि वो अपने पास न तो कलम रखते थे और न ही घड़ी बांधते थे। अक्सर मैंने देखा लगभग सभी न्यूज रीडर्स मार्किंग करते हैं कलम से कि कहां पर मुझे पॉज देना है, कहां बड़ा पॉज देना है, कहां पर स्ट्रेस देना है, कहां मुझे थोड़ा फास्ट पड़ रहा है, कहां थोड़ा स्लो होना है। इस तरह की मार्किंग करते हैं। लेकिन पांडे जी ने कभी मार्किंग नहीं की, कलम ही नहीं रखते थे वो अपने पास। लेकिन जब स्टूडियो में जाते थे वो तो बहुत तल्लीन होकर पढ़ते थे और अंगूठा और पहली उंगली दोनों को इस तरह से मिलाते थे जैसे उन्होंने कलम पकड़ी हुई है, और पढ़ते पढ़ते हवा में मार्किंग करते थे। कहीं कोमा है तो कोमा लगाते थे, कहीं पर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाते थे, कहीं अगर स्ट्रेस है तो फिर वो 2 लाइनों का एक मार्किंग करते थे। तो हवा में ही करते रहते थे और कहीं किसी भी मौके पर मैंने उनको फंबल करते हुए नहीं देखा। अगर कोई गलती है भी तो इतनी खूबी से, सफाई से उसे संभालते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उस गलती को पांडे जी ने संभाला है। एक बार उनके समाचार संपादक ने यासिर अराफात के बारे में खबर लिखते हुए वाक्य पूरा ही नहीं लिखा और उसे पांडे जी को पढ़ने के लिए दे दिया। इस बारे में पूछे जाने पर यासिर अराफात ने बस इतना लिखकर वो सेंटेंस छोड़ दिया गया। एडिटर को लगा कि मैं स्टूडियो में जाऊंगा, पांडे जी कोई दूसरा समाचार पढ़ रहे होंगे, इस बीच में सेंटेंस पूरा कर दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए। और जब पांडे जी के सामने हो गया तो यहां तक लिखा हुआ था, इस बारे में पूछे जाने पर यासिर अराफात ने, पांडे जी ने कहा, कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया, बगैर पलक झपकाए। बिल्कुल बिना रुके
कोई कह ही नहीं सकता था कि ये सेंटेंस अधूरा था और पांडे जी ने पूरा किया है। और उसके बाद फेडर ऑफ किया और कहा बे भूतनी के इसको कम से कम पूरा तो कर देते। ये उनका तकिया कलाम था। इसी तरह से एक बार भारत का स्कोर 291 था, गलती से 219 हो गया। पांडे जी ने पढ़ते पढ़ते उसको ठीक किया, मतलब 291 पढ़ा और फिर वही हुआ, फेडर ऑफ किया और उन्होंने कहा भूतनी के कम से कम इसको एक बार चेक तो कर लेते। तो ये उनका स्टाइल था, वेल रेड, एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया। न्यूज रूम में उनकी मौजूदगी का एहसास कमरे के अंदर से आ रहे ठहाकों से होता था। उन ठहाकों से न्यूज रूम के बाहर खड़े लोग समझ जाते थे कि पांडे जी अंदर हैं। दरअसल में उनका बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहता था, चाहे नया हो या पुराना हो। उनके अंदर वो चीज ही नहीं थी, वो ईगो नहीं था या अपने को सीनियर समझना, ये सब बातें नहीं थी। और बस वो चूंकि हंसी मजाक वाले आदमी थे, तो जो भी हो, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो या उनके बराबर का हो, वो असल में सबको पता था कि ये दिल के साफ आदमी है। इनके अंदर कोई छलावा, दिखावा या वो जो अक्सर दफ्तरों में चलती है पॉलिटिक्स बाजी, वो सब कुछ नहीं था पांडे जी में। पांडे जी को कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस अपना शेर व शायरी से मतलब था उन्हें, और थोड़ा वो ड्रिंक करने का शौक था। तो वो उनकी एक वीकनेस ही समझिए। लेकिन ये है कि उसकी वजह से वो उनका बुलेटिन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनकी विनोद प्रियता का उदाहरण देते हुए कृष्ण कुमार भार्गव एक पुराना किस्सा याद करते हैं। रेडियो पर विविध भारती से 1.5 मिनट के एक बुलेटिन हुआ करता था हर घंटे। वो जो 1.5 मिनट का बुलेटिन था वो एक ही पन्ने पर होता था, वो बनाया मैंने था और वो पांडे जी को पढ़ना था। उसमें पहली लाइन यही होती थी कि यह आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। वो बना के मैंने पांडे जी को दिया। उन्होंने कहा कि नारायण, एक तो वो नारायण बहुत कहा करते थे कि नारायण मैं तो अभी मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम जाके पढ़ाओ। तो मैं गया, मैंने माइक्रोफोन ऑन किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, ये आकाशवाणी है। वो चूंकि लिखा हुआ था वहाँ पर देवकीनंदन पांडे, तो मेरे मुंह से पहले वो लिखा हुआ जो था वो निकला, अब आप देवकीनंदन क्षमा कीजिए, अब आप कृष्ण कुमार भार्गव से समाचार सुनिए। जब मैं वो पढ़कर वापस आया, मैंने कहा पांडे जी आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इस तरह से पढ़ दिया, अब आप देवकीनंदन, और फिर अपना नाम बोला। कहले कोई बात नहीं नारायण भार्गव, कोई चिंता करो नहीं, मैंने एक बार उर्मिला मिश्र का नाम बोल दिया था। समाचार वाचन में सरल शब्दों के इस्तेमाल को देवकीनंदन पांडे बहुत महत्व देते थे। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, बिफोर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आई मीन टू से, द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड in the name of Hindustani was pure and simple, what you call Persianized Urdu. आजादी से पहले आकाशवाणी में हिंदुस्तानी के नाम पर जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो थी गूढ़ और फारसी नुमा उर्दू। वो इतनी मुश्किल होती थी कि अशिक्षित मुस्लिम भी उसे नहीं समझ पाते थे। इस नीति का बहुत विरोध हुआ और सभी प्रमुख हिंदी लेखकों ने ये धमकी दे दी कि वो आकाशवाणी का बहिष्कार करेंगे। लेकिन विभाजन के बाद हालात बदले। शुरू में इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोग बहुत मुश्किल संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। हमारे पास श्रोताओं की शिकायत आती थी कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने बुलेटिन में करते हैं वो हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं। इसके बाद हमने भाषा को सरल करने का बीड़ा उठाया ताकि इसे हर कोई समझ सके। उनके विचारों में पूरी तरह स्पष्टता थी। वो कहते थे, अगर भारत मैच जीत गया तो अति उत्साह में समाचार क्यों पढूं। समाचार वाचन के बारे में वो एक बेहतरीन गुर बताते थे जो आज 99% समाचार वाचकों और एंकरों को नहीं मालूम होगा। वो कहते थे कि एक चुटकी बजाओ उतना समय 2 वाक्यों के बीच लो, 2 चुटकी बजाओ इतना समय 2 पैराग्राफ के बीच लो, और 3 चुटकी बजाओ उतना समय 2 खबरों के बीच लो। तब आपका समाचार पढ़ने का स्टाइल एग्जैक्ट स्टाइल माना जाएगा, वरना भागवत कथा और समाचार पढ़ने में कोई अंतर नहीं रहेगा। देवकीनंदन पांडे ने कई रेडियो नाटकों में भाग लिया। उन्हें आधारशिला फिल्म और लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल तमस में भी अपने अभिनय के जलवे दिखाने का मौका मिला। खाने पीने का भी उन्हें बहुत शौक था। उनके बेटे सुधीर पांडे कहते हैं, एक अच्छे खाने का उनको शौक था, बढ़िया गोश्त बना हो अगर कहीं, और मतलब हर तरह की वैरायटी जो उस जमाने में होती थी कि भाई चलो आज बढ़िया मौसम है, आज ये है तो यार आज कुछ गोश्त खाने का मन कर रहा है, आज ये बनाया जाए, और आज ये उनका रहता था। और वो रम के शौकीन थे, लेकिन बहुत ज्यादा
होटलों में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाके बहुत ज्यादा वो नहीं, उनको एक अपनी तन्हाई में बैठ के आराम से, और उसी में वो अपना पढ़ते भी रहते थे। कोई उपन्यास पढ़ लिया, कोई कविताओं की किताबें पढ़ ली, शेर व शायरी की किताबें उनके सिरहाने हमेशा रहती थी। देवकीनंदन पांडे को हमेशा समाचार प्रसारण की विधा के शिखर पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। उनकी 15वीं बरसी पर मजाज का एक शेर याद आता है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।